डीएनटी समुदाय के महाराष्ट्र की 42 जाति है और पूरे देश के स्तर पर लगभग डीएनटी समुदाय की 2 जातियां है। और अगर उसके अंदर अगर हम अर्ध घुमंतु और घुमंतु को जोड़ दिया जाए तो लगभग ये लगभग 1200 से 1500 जनजातियों का मामला है। और लगभग इस तरह से अगर हम उसी आंकड़े को देखें तो लगभग ये आंकड़ा लगभग 30 करोड़ के ऊपर जाता है। हम वो कौम है जो इस देश की फ्रीडम मूवमेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किया था। 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा हुआ है, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसका एक रीजन यही था कि 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आज़ादी का 100 साल पूरा करने जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई कौम है जो अभी हमारे जो साथियों ने बताया कि 30 करोड़ की आबादी जो है, आज भी उनके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, निवास की कोई व्यवस्था नहीं है, ना आर्थिक का कोई स्रोत है। शासन कहता है कि 1 नेशन 1 प्रमोशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और हमारे डीएनटी के बारे में एक ही बंजारा समाज का आदमी 4 स्टेट में या 10-12 स्टेट में अलग अलग जाति अलग अलग कैटेगरी में बटा जाता है। तो क्यों नहीं एक ही डीएनटी के एक ही कम्युनिटी के अंदर हमें 10% आरक्षण हमें मिलना चाहिए, ऐसा हमारा डिमांड है। 1 कास्ट 1 कैटेगरी। हमारा जो जाति के लोग है जो डर के रिजर्वेशन नहीं मिलेगा करके दूसरे कास्ट को माइग्रेशन कर रहे हैं किया भी, तो हमारा कास्ट लोगों को वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो ऐसा हमारे को सोशल स्टिग्मा हो गया, ये इससे बहुत नाइंसाफी है। हम डीएनटी लोग हैं, डीएनटी लोग ही रहना चाहिए। हमारा योगदान स्वतंत्र के लिए बहुत है। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम कनॉट प्लेस में हैं और कनॉट प्लेस में आज जो अर्ध घुमंतु और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो जनजातियां हैं, उनका एक यहाँ पे सम्मेलन चल रहा है। और इन लोगों का कहना है कि अभी तक जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें इनकी जो गणना है वो प्रॉपर नहीं हुई है और इनको जो इनका अधिकार मिलना चाहिए उससे इनको वंचित रखा गया है। तो ये अपनी अधिकार की मांग कर रहे हैं और जो अभी आने वाली जो जनगणना है उसमें ये चाहते हैं कि इनकी भी गणना हो। और बाकी विशेष जो लोग हैं इन्हीं से हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, अपना परिचय सबसे पहले। जी, मेरा नाम डॉक्टर अभय जादव है। मैं महाराष्ट्र से आया हूं और मैं बंजारा समुदाय से हूं और मैं महाराष्ट्र में वीजेएनटी की तरफ पर हूं, लेकिन मैं केंद्र की सूची में ओबीसी बन जाता हूं। जब राज्य हमको वीजेएनटी या डीएनटी नाम से अलग से चिन्हित करता है और सूचित करता है तो हम केंद्र सरकार में आके ओबीसी किस तरह से बन जाते हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारे राज्यों की जो हमारी पहचान है उसी पहचान को आप लोग आगे केंद्र में कंटिन्यू कीजिए। और हमको जैसे हम डीएनटी है तो हमको डीएनटी के अनुसार संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए हमारा विचार करें। तो अभी तक आप लोग मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी में हैं? जी, हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी है। क्योंकि ये बात इस तरह से सामने आ रही है कि हमारे देश की जो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना हुई थी, वो 1931 में हुई थी। और उसके बाद अब ये जो जातिगत जनगणना होगी ये 2027 में पहली बार होगी। अब तक जो हमारी जातिगत जनगणना होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी और एससी की ही जातिगत जनगणना की जाती है। और चूंकि हमारी केंद्र सरकार ने पिछले साल ही लोकसभा में ऐसा कहा था कि हम लोग सभी जातियों की जातिगत जनगणना करना चाहते हैं, कराएंगे। लेकिन जब हमारे पास इस साल अभी पिछले महीने का जो जातिगत जनगणना का जो जीआर आया है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अंदर उन्होंने लिखा है एसटी, एससी और अदर। वो सवाल इस तरह से है कि ये जब आप अगर किसी घर में आप उसकी जनगणना करने के लिए जाएंगे तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि यह घर किस व्यक्ति के नाम, किस व्यक्ति के इस परिवार का मुखिया किस समुदाय से होता है, क्या वो एसटी है, क्या वो एससी है या अदर है। तो हम चाहते हैं उस कॉलम में एसटी, एससी के बाद हमारा नाम डीएनटी इस तरह से स्वतंत्र रूप में आना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जातिगत जनगणना जिस तरह सरकार कहती है कि हम जातिगत जनगणना करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो जीआर आता है उसके अंदर हमारा डीएनटी नाम का शुद्ध कॉलम नहीं है। तो पता कैसे चलेगा? जी, और इस वजह से हम सब लोग डीएनटी समुदाय के महाराष्ट्र की 42 जाति है और पूरे देश के स्तर पर लगभग डीएनटी समुदाय की 2 जातियां है। और अगर उसके अंदर अगर हम अर्ध घुमंतु और घुमंतु को जोड़ दिया जाए तो लगभग ये लगभग 1200 से 1500 जनजातियों का मामला है। और लगभग इस तरह से अगर हम उसी आंकड़े को देखें तो लगभग ये आंकड़ा लगभग 30 करोड़ के ऊपर जाता है। 30 करोड़ की आबादी। जी,
तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो 30 करोड़ की जो आबादी है वो एक तरह से गुमनाम है, वो किस कैटेगरी में है ये पता नहीं। और जो जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो जेआर आया है उसमें जो कॉलम है उसको लेके चर्चा ओबीसी भी कर रहा है कि भी ओबीसी भी की कैटेगरी नहीं है, उसमें किसी भी जाति की है ही नहीं। और पहले तो इन्होंने कहा हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हर जाति की जनगणना उनके जाति के हिसाब से होगी। अब वो उन्होंने वही किया है जो पहले से होता आया है, तो इस पे चर्चा तो है ही। और ये आज इनका जो यहाँ पे सम्मेलन है उसके माध्यम से ये लोग अपनी बात रखना चाहते हैं कि अगर ये कॉलम हमारा अलग नहीं बनाया गया तो हमें अपना अधिकार कैसे मिलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी संख्या कितनी है। और जब संख्या नहीं होगी तो फिर अधिकार की बात नहीं होगी। और ये शुरू से नारा देते आए हैं लोग कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या कहेंगे, आपका नाम? नमस्कार, मैं मच्छिंद्र चौहान, मैं रिटायर्ड डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं नाथपंथी डवरी गोसावी समाज से हूँ और हमारे समाज डीएनटी के लिए 2 अच्छे आयोग हमारे समाज के आयोग डिप्यूट किए गए हैं, रेनके आयोग और इदात्य आयोग। और उन्होंने रेनके आयोग ने 76 रिकमेंडेशन दिए हैं और इदात्य आयोग ने 20 रिकमेंडेशन दिए हैं। रेनके आयोग और इदात्य आयोग ने मिलकर बताया गया है कि ये मोस्ट डिप्रेस्ड क्लास है। मोस्ट डिप्रेस्ड क्लास होने के बावजूद इनकी सेंसस करनी चाहिए और इनको 10,000 करोड़ रुपए का पहला पैकेज देना चाहिए, स्टेट्स को देना चाहिए। लेकिन हमारे को सीड्स योजना के तहत खाली 200 करोड़ मंजूर किए, वो भी खर्चा हुआ नहीं है। और आज जो हमारे डॉक्टर जादव साहब ने अभी बोला है कि सेंसस का मुद्दा है, हमारी सेंसस होएगी नहीं तो हमारे को डेवलपमेंट सरकार कैसा करेगा? सरकार कैसा करेगा हमारे डेवलपमेंट? देखिए, पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? देखिए ये मुद्दा इस तरह से सामना आने वाला है कि जिस तरह से एसटी और एससी का पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन है, तो हम भी चाहते हैं कि जो रेनके कमीशन हमारे लिए बना है, जो डीएनटी टैग कमेटी हमारे लिए जो कमीशन हमारे लिए बना है, इन सभी कमीशन की जो स्थापना थी वो सरकार ने की है। और जो कमीशन सरकार ने बनाए हैं उसी की रिकमेंडेशन है कि ये जो डीएनटी जो प्रवर्ग है ये एसटी एससी से भी दबा कुचला है। ऐसे गवर्नमेंट के खुद के रिपोर्ट में रिकमेंडेशन आ गया है। तो हम लोग क्या कहना चाहते हैं, जो डीएनटी प्रवर्ग जो एसटी एससी से भी कुचला है उसको उसके अधिकार कब मिलेंगे? दोनों आयोग लागू होने चाहिए। अब तक ये रिकमेंडेशन दिया है सरकार को, हमारे प्रॉब्लम्स मालूम है। कितने दिन हो गए रिकमेंडेशन 2016-6 में इदात्य रेनके आयोग आया है और 2018 में इदात्य आयोग है। और फिर अभी आयोग कमेटी रिटायर्ड जज के नीचे और कमेटी आयोग ऐसा सरकार कर रही है और हमारे डेवलपमेंट को टाल कर रही है। तो ये होना नहीं चाहिए। अगर ये हुआ तो हम आगे आंदोलन जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। सर क्या कहेंगे, जो जातिगत जनगणना की जो बात है, जो कॉलम की बात है, वो तो बाकी समाज भी उठा रहा है और आप लोग जो है वो आप लोगों को एकदम साइड ही कर दिया है, तो कैसे होगा ये? देखिए, बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो नेग्लिजेंस है 75 सालों में, ये कौम वो कौम है जो इस देश की फ्रीडम मूवमेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किया था। 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा हुआ है, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसका एक रीजन यही था कि 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और ये कौमें पूरे देश में गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इस ब्रिटिश हुकूमत को मतलब एकदम और परेशान कर दिया और इस लेवल पे लाया कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्पायर जो था, इनको हिलाने की इनके अंदर बहुत प्लानिंग तरीके से कोशिश की गई। उसका नतीजा हुआ कि इसमें इन्होंने क्या किया, इंडियन पेनल कोड था 1860, उसके बावजूद एक कम्प्रिहेंसिव लॉ है जो किसी भी क्रिमिनल्स को डील करने के लिए, उसके बावजूद ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ला रहा है। कहने का मतलब कि इनकी जो एक देश की भावना थी, जो देश प्रेम की भावना थी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आया ब्रिटिश एम्पायर को। उन्होंने कहा कि हम तुमको अपनी औकात में लाएंगे। कहने का मतलब कि अगर मैं दिनेश राजभर हूँ, इसका रिग्रेसनेस मतलब इतना कड़ा कानून दुनिया के किसी कोने में नहीं था कि मैं अगर रजिस्टर्ड हूँ, मेरा बेटा बाई बर्थ उसमें रजिस्टर्ड होता, क्रिमिनल होता था।
वहाँ पे बिहार जैसे स्टेट में, अदर स्टेटों में आपको हर टाइम जो है कि अटेंडेंस देना पड़ता है पुलिस चौकी में। यहाँ तक कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनको भी रात को 2 बार 3 बार पुलिस चौकी में इनको अटेंडेंस देना पड़ता था। इतनी सर्विलांस इतना हाई लेवल का था। अंग्रेजों का ये था कि कहीं जाके मूवमेंट न कर दे, हमारे खिलाफ एजिटेट न कर दे। तो कहने का मतलब इस देश में हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। पहली बात, 1950 में इस देश का पूरा व्यवस्था लागू हो गया, उसके बावजूद भी हम 5 साल बाद आज़ाद हुए हैं। इस देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है 5 साल बाद 1952 में हम आज़ादी पाए हैं। मैंने कि जो इक्वल सिटीजन्स थे, जिनके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उनको 1950 में मिल गया, लेकिन हमको 2 साल बाद मिला। 52 में मिला। 1952 में जब हम डिनोटिफाइड बने हैं, तो डिनोटिफिकेशन होने का मतलब कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स का जो रिगरसनेस था, जो हमारे ऊपर जो एक ऐसा लॉ बनाया था जो दुनिया में, ये मैं नहीं बोला, होम मिनिस्ट्री की इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है जो इस चीज को एक्सेप्ट करती है। और बार बार कमीशन जो बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बार बोल रही कि इनके कोई डेटा नहीं है, लेकिन इनके खुद के कमीशन हैं। इदाते कमीशन है, रेड के कमीशन है, टेक्निकली एडवाइजरी कमीशन है, नेशनल एडवाइजरी कमीशन है, उसके बावजूद भी इस कमीशन को इन्होंने इग्नोर किया। कहने का मतलब ये है कि इस जातियां की एक सारे संविधान समीक्षा आयोग, जिसको प्रेसाइड ओवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेंकट चलैया ने किया, उन्होंने कहा है कि अभी तक 50 सालों में जो व्यवस्था बनी है इस देश का, अब तक ये सारी जातियां डिप्राइव्ड हैं, अपने राइट्स को अवेल नहीं की। मैंने कि एक जो वेलफेयर स्टेट का जो फंडा है, उसके हिसाब से इनका ओवरऑल डेवलपमेंट अब तक नहीं हुआ। इसकी वजह से एक सेपरेट कमीशन बना के इनके इशूज को डील किया जाए। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ ऐसी गरीब जातियां हैं जिनके एक सिंगल प्रधान भी नहीं है, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। और रह गई बात, ये कहा जाता है कि कुछ एससी में है, कुछ एसटी में है, कुछ ओबीसी में है, लेकिन उनका क्या, वो नोमैडिक ट्राइब्स के क्या जो जनरल में है, आज की जो जनरल में है, जो 3 कैटेगरीज में है, लेकिन ऐसे नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो आप पूरे सिटी में घूम के देखेंगे, दिल्ली के या किसी भी महानगरियों में, तो आप रेड लाइट पे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ये डिनोटिफाइड ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स के लोग हैं, जिनके बच्चे जो आज भी नंगे घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब, एक स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट होने के नाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट की लाइबिलिटी बनती है कि हमारे देश का एक नागरिक, जो एक बच्चा जो इस देश का भविष्य है, नंगे ना घूमे। ये हम कैसा नहीं कि कोई भीख मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलर्ट कर रहे हैं कि हमारे डिमांड्स को आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो पूरे देश में इनकी जो संख्या है आपको डिस्टर्ब करने के लिए पर्याप्त है। और उसी का एक नतीजा एक सेंट्रल एक्शन कमेटी जो है, इस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक साझा प्रोग्राम कर रही है और गवर्नमेंट को अलर्ट करने की कोशिश की रही है। सारे रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं कि हमारी डिमांड्स ऑफ चार्टर से हैं, इसको विद इन टाइम पीरियड में इम्प्लीमेंट करो, अदरवाइज ये पूरे देश में ये मूवमेंट चलेगा। थैंक यू। तो आप वकील भी हैं और इतना दिन से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ लीगल भी प्रयास हुआ है? हाँ, लीगल प्रयास हुआ है। इसके पहले महाराष्ट्र के ही मोहन सिंह चौहान एक एक्टिविस्ट थे, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, लेकिन दुर्भाग्य से वो केस अभी भी पेंडिंग है। लेकिन उसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार ऑर्डर किया। एक सालेक चंद जैन, जो एक जैन एक्टिविस्ट हैं, उनके ऑर्डर के बाद 200 करोड़ रुपये की जो सीड स्कीम्स आई है, तो ये देश की सबसे बड़ी न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इनके एक्टिव मोशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सूद लिया। और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक मैटर चल रहा है, जो कहा जाता है कि इनके साथ एक होलिस्टिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये मैं नहीं मान रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, राइट डाउन है वो, ये इनके साथ क्रिमिनल जो जेलों में है, सेंट्रल जेलें में भी इनके जातिगत भेदभाव हो रहा है। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट है और वो मैटर उसमें भी है कि जो 1952 के बाद इनको क्रिमिनल ट्राइब से रिपील होने के बाद हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लगा दिया। हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के द्वारा, यानी कि मतलब है कि एक बोतल है, बोतल बदल दो, दारू जो है कि वही रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि क्रिमिनल हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के तहत इनको नोटिफाई किया जाता था कि बंजारा का है, ये सांसी समाज का है, पासी समाज का है, भर समाज का है, गडेरिया समाज का है। तो कहने का मतलब है कि कौमें ऐसी हैं जो अंग्रेजों को मतलब चैलेंज किया। और ये ऐसा नहीं कि ये कौम इतनी गरीब है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि ये देश प्रेम की भावना इनको हाई लेवल पे है, बिना स्वार्थ के रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे वीरंगानाएं भी हुई हैं, जैसे उदा देवी पासी बोला जाए, झलकारी बाई कोरी देखा जाए, इसी तरह से रानी दुर्गावती, ये सारे जो है कि मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन इन सारे कौमों को आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो इग्नोर नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो ये तकलीफ की बात है। विश्वनाथ राठौड़
मैं उपाध्यक्ष हूँ भारतीय बंजारा कर्मचारी सेवा संस्था का, और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो समाज है, भारत देश आज आज़ादी का 100 साल पूरा करने जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई कौम है जो अभी हमारे जो साथियों ने बताया कि 30 करोड़ की आबादी जो है, आज भी उनके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, निवास की कोई व्यवस्था नहीं है, ना आर्थिक का कोई स्रोत है। फिर इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में लाके सामने देखते हैं तो क्या हम भारत के निवासी नहीं हैं? भारत में हमारी कोई जनगणना नहीं है, भारत में हमारी कोई रजिस्ट्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर? अब जब ये 75 साल के बाद में भी जब हमारा नाम ही नहीं है यहाँ पे, तो सरकार अगर कोई हमारा पुरावा मांगती है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोई कागजात मांगती है, कहाँ से लाएगा ये समाज, कहाँ से आगे बढ़ेगा? अगर इनको आगे बढ़ाना है, और ये भारत के ही लोग हैं, ये अगर भारत सरकार समझती है या भारत के अन्य लोग समझते हैं, तो हम भी इसी भारत के वासी है, और हमें भी जो सभी भारतीयों को जो मिल रहा है उनको हमें भी वो मिले, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट के माध्यम से हो, शेड्यूल ट्राइब के माध्यम से हो, या फिर तीसरा अगर कोई विकल्प होता है तो डीएनटी का जो विकल्प है तो वो अगर सरकार सामने लाती है, तो ये 30 करोड़ की आबादी जो है ये अपने देश में योगदान देने के लिए सक्षम बन जाएंगी। धन्यवाद। राशन कहता है कि वन नेशन वन प्रमोशन, वन नेशन वन इलेक्शन, और हमारे डीएनटी के बारे में एक ही बंजारा समाज का आदमी 4 स्टेट में या 10-12 स्टेट में अलग अलग जाति, अलग अलग कैटेगरी में बंटा जाता है, तो क्यों नहीं एक ही डीएनटी के, एक ही कम्युनिटी के अंदर हमें 10% आरक्षण हमें मिलना चाहिए, ऐसा हमारा डिमांड है। वन कास्ट वन कैटेगरी। बलराज अलकुर की कर्नाटक से हूँ। मैं जो जाति से हूँ, मेरा नाम ही घंटी चोर समाज है। घंटी चोर का मतलब है थीफ, बंडल थीफ। सो ब्रिटिश इरा से आ रहा है। हम लोग बहुत पुराने मुगल काल से और शिवाजी मराठा काल से शिवाजी के फ्रंटलाइन आर्मी जैसे काम करते थे गोरिल्ला ईयर में, और वो फोर्ट को बाध करने के लिए हम हमारे सैनिक को यूज करते थे। बहर जी राम जी जो रॉ एजेंट था शिवाजी का, अभी रॉ सिस्टम चल रहा है, पुलिस सिस्टम चल रहा है, उससे ही चल रहा है, उससे ही इंस्पायर्ड है। हमारा जो कम्युनिटी है, मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत गर्व है, मगर हमारा बदनसीब ऐसा है, हम क्रिमिनल ट्राइब स्टिग्मा है। जो बोलते हैं ना घंटी चोर बोलते हैं, तो हमको जॉब में मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, फिर भी हमको बड़ा पद नहीं देता है, डायरेक्टली भी नहीं देता है, इनडायरेक्टली भी नहीं देता है। हमको बहुत नाइंसाफी होता है, फिर भी हम मूक नायक जैसे देख के बैठते हैं। और यही स्टेट, हम कर्नाटक में एससी है, और यही स्टेट का हमारा आदमी लोग, हमारा रिलेशंस संस्कृति सेम महाराष्ट्र में है और तेलंगाना में है, उड़ीसा में है। उड़ीसा से हम लोग इधर आए हैं, तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में अलग अलग जाति से अलग अलग नाम बोलता है। महाराष्ट्र में बामट्या बोलता है, पात्रोट बोलता है, हाँ उचिल्या बोलता है। उचिल्या जो लक्ष्मण गायकवाड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी, और भरत जादव बड़ा आदमी, तो उन जैसा हम लोगों का स्वतंत्र वो फ्रीडम फाइटर्स है, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफी है। जो अब ओबीसी में है महाराष्ट्र में, हम लोग एससी में भी रहकर अभी 1% में डाल रहे हैं। हमको 5000 सेंसस बोल के हमको 1% डाल रहे हैं। हमारे जो जाति के लोग हैं, जो डर के रिजर्वेशन नहीं मिलेगा करके दूसरे कास्ट को माइग्रेशन कर रहे हैं, किया भी है, तो हमारा कास्ट लोगों को वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो ऐसा हमारे को सोशल स्टिग्मा हो गया, ये इससे बहुत नाइंसाफी है। हम डीएनटी लोग हैं, डीएनटी लोग ही रहना चाहिए। हमारा योगदान स्वतंत्र के लिए बहुत है, इसके लिए हमको भी वो जस्टिस हमको मिलना है। जो आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से हमको भी लागू होना है। दिस इज अ इनजस्टिस विद अस, दिस इज अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स। It need to be corrected with the constitutionally status. We need to be build one commission, one board, one reformation welfare board, which monitor the political, economical improvement of all our DNT community, which can unite in diversity, in unity in diversity. Thank you very much. I am from Telangana state. My good name is Bhupati. I am the president of Telangana Veerabhadra community.
Telangana State President. Most backward classes corporation is there, and in Telangana State Congress government is there, ruling government. But in most backward classes, the communities are the 36 communities are there. But no, in Telangana government there is no quality education, and they don't have a quality food for the government sector of the students for them, and no, for the hospitalization also not good. Quality hospitalizations also is not there here. Some BJP government central is there, BJP, no, they are saying we are doing so many, so nothing is there as a BJP. Or last Congress also, they did not do anything to our DNT peoples. We are, lot of members are suffering so much. Yes, now we are our children are studying graduation, but no reservation for the NEET exam, and any NEET exam is there, no, for the MBBS, no reservation नाम for शिव that. कुमार है। मैं रिटायर्ड एसआई हूँ। मैं पूरा डिनोटिफाइड का आदमी हूँ, वही कास्ट का आदमी हूँ। डिनोटिफाइड पे बारे में मैं इधर आया था, उसमें हमारे को डिनोटिफाइड डीएनटी का कास्ट रिकॉग्नाइज्ड होना, वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। हर स्टेट में, थोड़े स्टेटों में दे रहे हैं, थोड़े स्टेटों में नहीं दे रहे हैं। या बाजू स्टेट महाराष्ट्र में दे रहे हैं, या तेलंगाना में नहीं दे रहे हैं, नहीं है। इसीलिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, वो बाजू स्टेट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, डिनोटिफाई का सर्टिफिकेट वहाँ दे रहे हैं या क्यों नहीं दे रहे हैं, इसलिए पूछने के लिए इधर दिल्ली आया था। और डीएनटी का सेपरेट एक बोर्ड लगाना चाहिए हमारे को। डीएनटी कास्ट का बोर्ड सेपरेट बोर्ड लगाए तो हमारे बारे में जो भी पूछताछ, हर स्टेट को एक ही सिस्टम से वजह से जाने के लिए वो मुकदमा दिए तो हमारे हर स्टेट में एक ही चलेगा। एक जगह नहीं दे रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं बोल के वैसा नहीं। हमारा कास्ट वन कैटेगरी, ये वन कास्ट रहना। और ये क्या बोले तो हमारे को रिजर्वेशन भी नहीं है। हम खाली हम जी रहे हैं, हम तो 62 ईयर्स है। 62 ईयर्स में हमारे एमपीटीसी नहीं है, जेडपीटीसी नहीं है, वार्ड मेंबर नहीं है, असल राजनीति जानता ही नहीं हमें, हमारे लोगों को। हमारे को सेपरेट रिजर्वेशन चाहिए। डीएनटी वालों को 10% रिजर्वेशन देना पॉलिटिकल में अभी हमारे को काम आ जाता। ऑल इंडिया में भी डीएनटी लोगों को 10% रिजर्वेशन चाहिए। वैसा है तो हमारे को पॉलिटिकल में भी हमारे को चांसेस आ जाएगा। हम भी एमपी एमएलए हमारे बारे में पूछने के लिए असेंबली में नहीं है, या एमपी पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाने वाले नहीं। इसीलिए हमारे को रिजर्वेशन जरूर चाहिए। हमारे स्टेट में, हर स्टेट में डिनोटिफाइड का डीएनटी वालों को, बच्चे लोगों को, पढ़े लिखे वालों को रेजिडेंशियल स्कूल कंपलसरी रहना चाहिए। थैंक यू, हर जगह रहना चाहिए। ऑल थैंक यू। आंध्र प्रदेश में भी हमारे लोग है, कर्नाटक में भी है, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है। जहाँ हर राष्ट्र में हमारे डीएनटी लोग है। हमारा जात का लोग भी हर स्टेट में है। इसीलिए हमारा को ये गवर्नमेंट से लड़ने के वक्त आ गया, इसीलिए हम दिल्ली तक पहुंच गए। ये आपने सुना जो हमारे साथ जो ये घुमंतू समाज है, और उनको आपने सुना, उनके अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं। और जो लोग आज ये कहते हैं कि देश में जात पात खत्म हो गया है, जातिवादी व्यवस्था नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, उनको ये वीडियो देखना चाहिए और इनको सुनना चाहिए कि किस तरह से जब गुलाम देश था तब इनको बांट के रखा गया। और जैसे एक फिल्म का डायलॉग है ना कि सर पे, माथे पे लिख दिया गया कि मेरा बाप चोर है, उस तरह से इनको एकदम स्टैंप कर दिया गया कि ये लोग चोर हैं और ये लोग क्रिमिनल हैं। और जब देश आजाद होता है उसके बाद भी ये गुलाम रहते हैं, और 2 साल बाद जाके इनको आज़ादी मिलती है। आज़ादी मिलने के आज 70 साल 75 साल बाद भी ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि हमें जो कास्ट है उसको 1 कैटेगरी दिया जाए, किसी एक कैटेगरी में रखा जाए। कहीं ये SC ST में है, कहीं OBC में है, और कहीं किसी कैटेगरी में नहीं है, यानी जनरल में है। तो अभी जो जातिगत जनगणना होने वाली है 2027 में, उनमें इनकी जोरदार मांग है कि इनके लिए वहाँ कैटेगराइज किया जाए, वहाँ ऑप्शन दिया जाए कि ये उसमें अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट करें और वहाँ पे लिखें। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सारा समाज देश भर से एकजुट होके, जिनकी आबादी लगभग 30 करोड़ से ज्यादा है, ये लोग एकजुट होके और सड़क से लेके और संसद कोर्ट तक ये आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।